चलिए हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जाइरेशन या गायरेशन अलग अलग इसको अलग प्रोनाउंस करते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? लिखिए कि द डिस्टेंस from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation where the distance from the axis of rotation where the entire mass of the object can be the distance from the axis of rotation where the entire mass of the object can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated as a point mass to produce the same moment of inertia, is called what? Is called radius of gyration. तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी जहां पर आप बॉडी का पूरा मास को एज अ पॉइंट मास अगर आप कंसीडर करके वहां रख दें तो भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा जितना पहले क्रिएट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका एक डिस्क है, सपोज करिए ये आपका डिस्क है, डिस्क का मास है आपका m और इसका रेडियस है r। आपने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना होता है? mr²/2 होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन बताओ, तो आप क्या करेंगे? इस एक्सिस से आप कुछ दूरी पर जाएंगे। कितनी दूरी पर जाएंगे मेरे को नहीं पता, भाई हम लोग निकालेंगे कितनी दूरी पर जाएंगे। इस एक्सिस से आप एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाएंगे और वो डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पर अगर आप इस डिस्क के पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लें, पॉइंट मास मान, इसका पूरा मास कितना है? m। तो अगर हम इस रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या किया? हम इससे k दूरी पर गए और k दूरी पर जाकर के हमने पूरे के पूरे मास को एज अ पॉइंट मास मान लिया। तो ये उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा जितना इस डिस्क का था। मतलब अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले mr²/2 था, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऐसा रेडियस है जहां पर इस पॉइंट मास m का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास क्या होता है? mr²। तो यहां पर पॉइंट मास का पूरा मास कितना है? डिस्क के मास के बराबर, m के बराबर, और ये दूरी हमने k बोला है। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन ऐसा डिस्टेंस होता है जहां डिस्क का पूरा मास अगर एक पॉइंट मास के रूप फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mk² इस mr²/2 के बराबर होगा। आया बात समझ में? अगर हम आपसे बोल दें कि भाई इस डिस्क को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करो ताकि पॉइंट मास से रिप्लेस करने के बाद भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे, तो आप किस दूरी पर रखेंगे? आप रखेंगे उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन पे। इस डिस्क को अगर एक पॉइंट मास की तरह इमेजिन करो तो कहां पे आप डिस्क को रखोगे, कहां पे आप पूरा मास रखोगे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के बराबर हो, तो आप रेडियस ऑफ जाइरेशन पे रखेंगे। आया बात समझ में? तो आपने क्या किया? mr²/2 बराबर mk², क्योंकि ये कंडीशन ही है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के बराबर होगी। तो आपका m से m हो गया कैंसिल, तो यहां से k का वैल्यू कितना आया? k का वैल्यू आ गया आपका r/√2। ये किसके लिए आया? डिस्क के लिए आया। अगर आप एक्सिस बदलेंगे तो k का वैल्यू भी बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए यही सेम डिस्क है और आप इसके डायमीटर के अबाउट निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। मान लीजिए आपका एक एक्सिस है तो इसके डायमीटर से पास कर रहा है। आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है? mr²/4 होता है, mr²/4। तो इसका हो गया mr²/4। अब आप सवाल वही है कि आप पूरे डिस्क को अगर एक पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखें ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बदले। तो हम मान लेते हैं कि k दूरी पर रखेंगे। तो k दूरी पर अगर रखेंगे तो मेरा पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk² और उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो यहां पर जो आपका k का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? r/2
2। मतलब जैसे एक्सिस बदलेंगे आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन का वैल्यू है जो वो बदल जाएगा। रिंग के लिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए आपका डिस्क नहीं, आपका एक रिंग है और आपका पहला इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपका एक रिंग है, ठीक है। सपोज करो ये वाला आपका पहले डिस्क था, अब हम मान रहे हैं कि आपका रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, ठीक। इस वाले पहले आपका I1 के अबाउट हम निकालना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो आपको पता है कि I1 के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का mr² होता है, mr² होता है, तो आप लिख दीजिए mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलनी चाहिए। आपने बोला कि रिंग को आप एक ऐसे पॉइंट मास से रिप्लेस करो जिससे उसका जो मास है वो रिंग के मास के बराबर हो, और उस पॉइंट मास को ऐसे डिस्टेंस पर रखो ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले mr² था तो अब भी mr² रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे मास m को हमने मान लिया एक पॉइंट मास और उसको कहां पर रखा, k दूरी पर रखा। तो यहां पर आपका mk² बराबर r², तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका r। आया समझ में। अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट इस सेकंड एक्सिस के अबाउट अगर आप बोलो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। mr²/2 का अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप इक्वेट कर देंगे, mk² से मास कट गया, k का वैल्यू कितना आया, r/√2। तो आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, उसको आप इक्वेट कर दीजिए किससे, टोटल मास m इंटू k², जहां k क्या है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन है। लिखिए, चलो। तो अगर मान लीजिए हमने आपको बोला कि भाई आपके पास सपोज करो एक सॉलिड सिलेंडर है, सपोज करिए आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका मास है आपका m और इसका बेस रेडियस है r। तो आप इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे सिलेंडर के मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे, और रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने का मतलब क्या कि वो दूरी निकालो जिस दूरी पर अगर हम इसके पूरे पॉइंट मास को रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम रहे। इस पूरे सिलेंडर को एक पॉइंट मास कंसीडर करने के बाद भी, इस पूरे सिलेंडर को एक पॉइंट मास बनाने के बाद भी हम किस दूरी पर रखें ताकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2। अभी तो इसका mr²/2 है, तो mr²/2 को आप इक्वेट कर दीजिए उस पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो आपका कहां रखा हुआ है, रेडियस ऑफ जाइरेशन k पे रखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, mk², मास से मास कट गया, k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपका आ गया r/√2। आया समझ में। अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर होता तो क्या करते, mr², हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है इस एक्सिस के अबाउट, और उस हॉलो सिलेंडर के पूरे मास को अगर आप एक पॉइंट मास मानेंगे तो आप कहां रखेंगे उस पॉइंट मास को ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। तो क्या करेंगे, m इंटू k², मास से मास कट गया, k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपका आ गया r। तो इसी तरह से जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, जितने बॉडीज का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, सारे में से किसी का भी आपको पूछ सकता है कि भाई इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन बताओ। आप क्या करेंगे, आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके mk² से आप इक्वेट करेंगे और mk² से इक्वेट करके आप k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन बनाइए, आपके पास सपोज करिए एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास है m/2, सॉलिड स्फीयर का मास है m/2, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको बताना है। स्फीयर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, r/√5 देखते हैं। सपोज करिए ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसका मास आपको दे दिया है सवाल में m/2 और रेडियस हम इसका r मान लेते हैं। ये अपने एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट कर रहा है, आपको इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस एक्सिस के अबाउट इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला होता है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर के लिए, क्योंकि इसका मास m/2 है तो यहां पर आप 2 रख दीजिए, ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इस स्फीयर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे, और ऐसा पॉइंट मास जिसका मास इस स्फीयर के टोटल मास के बराबर होगा। मतलब आप जिस पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे उसका मास कितना होगा, m/2। तो आपने रिप्लेस कर दिया ऐसे पॉइंट मास से जिसका मास है आपका m/2, ठीक है।
और आप उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए आप उसको कहां रखेंगे, तो आप उसको ऐसे दूरी पर रखेंगे ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, इतने ही के बराबर रहे। तो आपने क्या किया, सपोज करिए यहां से आपने उसको k दूरी पर जाकर के रख दिया, तो इस पॉइंट मास का, जो पॉइंट मास है आपका, जिसका मास आपका m/2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट क्या होगा, m/2 इंटू k स्क्वायर। तो ये हो गया आपका m/2 इंटू k स्क्वायर, m/2 से m/2 कैंसिल, k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू आया √2/5 इंटू √2/5 r। आया समझ में? ये तो बस खेला गया था कि आप गलती करो, समझे? मास का कोई रोल यहां पे होने वाला नहीं है क्योंकि मास तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ? हमको पक्का लगता है कि यहां पर कोई तो है। देखो आप जब तक नहीं उठे थे वो बज रहा था, आप गेट पास पहुंचे वो बंद हो गया। अब देखना फिर आप जब पढ़ोगे फिर बजेगा, फिर जाओगे फिर बंद हो जाएगा। ये सब भाई कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये सब समझ रहे हो ना? चलो अच्छा, एक बात समझिएगा कि मान लीजिए ये आपका एक बॉडी, एक सपोज करो ये आपका डिस्क है, ठीक है, ये आपका डिस्क है, और ये जो डिस्क है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट जो इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क जो है आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा है, ये क्या है, हम प्योर रोटेशन, ये केस आपका प्योर रोटेशन का केस है, ठीक है। ये आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपका रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका प्योर रोटेशन में है आपका डिस्क, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और डिस्क का रेडियस, पूरा रेडियस अगर हम r मान लेते हैं, पूरा रेडियस r मान लेते हैं, तो इस डिस्क पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका अपना एक वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। अगर आप बोले तो आपका, जैसे आप मान लो इस पॉइंट का आप निकालने जाओगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो क्या निकालोगे, ओमेगा इंटू आर, इस तरफ ओमेगा इंटू आर, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट का निकालने जाओगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, ओमेगा इंटू आर होगा। तो हर एक पॉइंट, अच्छा मान लो इस पॉइंट का आपको बोलो, इस पॉइंट के पास भी अपनी वेलोसिटी है क्या, ओमेगा, और यहां का जो रेडियस होगा ओमेगा इंटू आर। आ रहा बात समझ में? मतलब जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इस डिस्क का हर एक पॉइंट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, बट ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो एग्जैक्ट सेंटर पे लाई कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है? हाँ, वो तो रेस्ट पे है। जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जिसका यहां से सेंटर पे है, तो सेंटर पे, तो इसका मतलब आर कितना हो गया, 0। इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और ये इतना छोटा है कि उसका ओमेगा भी क्या होगा, 0। बाकी हर पॉइंट का ओमेगा भी है, बट इस वाले पॉइंट का जो एकदम सेंटर पर है, जितना छोटा आप सोच सकते हैं सोचिए, उसका ओमेगा भी 0 और उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी 0। तो ये वाला जो पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स तो आपके मूव कर रहे हैं, उनके पास वेलोसिटी है, बट जो पॉइंट आपका सेंटर है, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वो पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां पर लिखिए the velocity of the point about which the body is in pure rotation, pure rotation is 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि the point about which the body rotates is at rest। ये भी हम बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है वो रेस्ट पे है, ये बात हम बोल सकते हैं। इसी चीज को हम घुमा करके ऐसे भी बोल सकते हैं, सेम लाइन को हम घुमा करके ऐसे बोल सकते हैं कि the body is rotating about that point only which is at rest। मतलब बॉडी सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है जो पॉइंट रेस्ट पे है।
आया बात समझ में? हमने बोला कि भाई इस डिस्क का हर एक पॉइंट के पास एक वेलोसिटी है, बट ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका वेलोसिटी 0 है। मतलब कि जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है वो रेस्ट पे है। इसी बात को हम घुमा करके ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये बॉडी सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है जो पॉइंट रेस्ट पर है। आया बात समझ में? इन तीनों लाइन को कम से कम इनको और इनको अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से लिखिए, इसका एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद आने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लिखिए। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उसका वेलोसिटी 0 है, मतलब वो पॉइंट रेस्ट पर है। इसी बात को हम दूसरी तरह से घुमा के बोल सकते हैं कि बॉडी सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन में सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट है जिस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब जो पॉइंट रेस्ट पर है। ये बात सुनने में भी आपको बहुत छोटी सी लग रही है कि सर इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया कि आप इसको इतना फोकस देके 5 मिनट इधर उधर समझा करके 2 पॉइंट लिखवाए हो। अभी आप 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट के बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। याद क्या रखना है कि जो पॉइंट आपका रेस्ट में होता है उसी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन में। आया समझ में? ये याद रखना है। 10 मिनट के बाद अभी आपको राज खुलेगा इस पर्दे से, कैसा कौन सा राज छिपाए सर जो कि आप इसको इतना अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रिक्शन याद है आप लोगों को? जो हम फ्रिक्शन पढ़ाए थे, फ्रिक्शन पढ़ाया ना आप लोग को? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी पावर में नहीं बताया? बताया है? क्या बताए थे? किसी को याद है फ्रिक्शन के बारे में? अच्छा नहीं बताए थे या फिर आप भूल गए तो चलो थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करवा देते हैं। फ्रिक्शन का 5 मिनट रिकैप देखिए। अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस आपका क्या है? सरफेस आपका रफ है, सरफेस आपका रफ है। इस पर कोई ब्लॉक है, राइट, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा अगर ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो ये जो सरफेस है वो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। जब रुका हुआ था, रेस्ट पर था और इसकी टेंडेंसी मूव करने की नहीं थी, तब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। बट जब ये मूव करने स्टार्ट कर दिया, उस मूव करने में भी 2 बातें होती है। क्या? एक पहला कि आपने फोर्स लगाया बट मूव नहीं किया, फ्रिक्शन वहां भी लगेगा, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और एक होता है आपका बॉडी मूव कर गया, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज करिए आपने इस पर फोर्स लगाया और ये जो ब्लॉक है वो आपका मूव कर दिया। मूव करेगा तो क्या होगा? सरफेस के बीच में और इस ब्लॉक के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा। सरफेस आपका रुका हुआ है और ये आपका चल रहा है, मतलब दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो ये सरफेस क्या करेगा? इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाएंगे कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो ये आपका इस ओर लगेगा। इस ओर क्यों लगेगा? क्योंकि ब्लॉक ये आगे जाना चाह रहा था, ब्लॉक रुका हुआ था। ब्लॉक क्या चाहेगा कि इसको अपने पास रोक लो। तो कैसे रोकेगा? जब इस पर फोर्स आपका पीछे की तरफ लगाएगा। ये जो आपका ब्लॉक है ये भी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और ये अगर आप फ्रिक्शन फोर्स सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ये ब्लॉक आगे है, आगे जा रहा है, तो ये चाहेगा कि सरफेस को अपने साथ लेकर के आगे चला जाए। तो सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। आया बात समझ में? तो फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लगता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लगेगा। अगर आपका सरफेस है तो ये चाहेगा कि क्योंकि इससे इसको छोड़ के आगे जा रहा है, सरफेस चाहेगा कि इसको अपने पास रोक ले और रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को पीछे की तरफ लगाएगा। ये जो आपका ब्लॉक है ये भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, बट ये किधर लगाएगा? ये आगे की तरफ लगाएगा। ये चाहेगा कि हम सरफेस को अपने साथ लेकर के आगे चले जाएं। तो जहां पर रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आया बात समझ में? अब ये बात और अभी जो पिछला वाला बात जो अभी आपको बताया, इन दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन अभी आपको आने वाला है। हेडिंग डाल दीजिए रोलिंग मोशन। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था, वहां हमने आपको मोशन 3 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा बताया था रोटेशनल मोशन और तीसरा बताया था प्लेनर मोशन। ट्रांसलेशनल का डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया था, रोटेशनल का भी डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया था, बट प्लेनर मोशन हमने आपको कुछ नहीं बताया था, बस वहां पर लिख दिया था। अब वो प्लेनर मोशन क्या होता है वो आपका यहां पर आने वाला है। मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। सरफेस पर कोई बॉल है, सपोज करो ये आपका एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल क्या कर रहा है? सरफेस पर, ये बॉल सरफेस पर आगे की तरफ मूव कर रहा है।
इसको हमने क्या किया, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इधर आपने इसको वेलोसिटी v दे दी। अब ये जो बॉल है वो आगे मूव भी करेगा, इसके पास वेलोसिटी भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और साथ साथ ये क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। ऐसा ही होता है जब आप बॉल को छोड़ते हो तो बॉल क्या करता है, आगे भी बढ़ता है और रोटेट भी करता है। ऐसा तो नहीं है कि बॉल सिर्फ रोटेट करता है आगे नहीं बढ़ता है, नहीं, आगे भी बढ़ रहा है, मतलब उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है और रोटेट भी कर रहा है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो आपने बोला कि सर आपके पास एक बॉल था, ठीक है, बॉल या फिर डिस्क, मान लो एक डिस्क था, डिस्क को आपने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v दी और इसका एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा। तो ये जो मोशन है ये ट्रांसलेशनल भी है इसमें और रोटेशनल भी है इसमें, और ऐसे मोशन को जिसमें आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन का मिक्स मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन बोलते हैं। आया बात समझ में? यही मोशन है आपका प्लेनर मोशन, जहां पर आपके बॉडी के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v भी है और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा भी, ठीक है। आया बात समझ में? अब इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया भाई? अगर है तो है, अभी देखते हैं कौन सा बड़ा बात हुआ। इसके मोशन को अगर मेरे को स्टडी करना है, आपको पता है कि ये मोशन मिक्सचर है ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का, तो हम इसके मोशन को दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके समझते हैं। मान लीजिए आपका डिस्क है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है आपका v। हम अभी इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ इसका ट्रांसलेशनल मोशन अभी हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी डिस्क का रोटेशनल मोशन भी हम साथ में स्टडी कर रहे हैं, बट इसको अलग करके। इसका एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा, ये आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये आपका रोटेशनल, ठीक। इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की कितनी थी, v। तो इसका v का मतलब है, अगर इसके आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करेंगे तो इसका हर एक पॉइंट, डिस्क का हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इधर भी v, इधर भी v, इधर भी v। इस डिस्क पर जितना पॉइंट है सबका वेलोसिटी कितना है, v, है ना। अगर मान लो एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक को v वेलोसिटी से मूव कराते हो तो ब्लॉक का हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से मूव करता है। यहां पर भी आपका क्या है, आप क्योंकि इसके सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हो, रोटेशनल अलग से कंसीडर कर रहे हो, तो क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका हर एक पॉइंट जो होगा यहां पर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप बोल दो पॉइंट ए, यहां वाले पॉइंट को बोल दो पॉइंट बी, यहां वाले पॉइंट को बोल दो पॉइंट सी, इस वाले पॉइंट को बोल दो पॉइंट डी, ठीक है। अगर रोटेशनल की बात करोगे, यहां पर भी आपका पॉइंट ए, यहां पर भी आपका पॉइंट बी, यहां पर आपका पॉइंट सी, यहां पर आपका पॉइंट डी। ये क्या है, इसका सिर्फ हम रोटेशनल मोशन को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल की बात करते हैं। रोटेशन की वजह से, ओमेगा की वजह से, ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी, और मान लेते हैं इस डिस्क का आपका रेडियस कितना है, r, ठीक। तो पॉइंट ए का जो वेलोसिटी होगा वो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी vt, ये vt कितना होगा, ओमेगा इंटू r। डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा, इसके अलोंग जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट की तरफ होगा इसका डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। पॉइंट बी जो होगा इसका भी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा इंटू आर ही होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इस पर जो टेंजेंट होगा इस ओर होगा, कितना, vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। पॉइंट सी जो है इसका भी आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। फर्क यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में आ रहा है। और जो आपका पॉइंट डी है इसका भी आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हर एक पॉइंट को वेलोसिटी मिली v, और रोटेशनल मोशन की वजह से इन्हीं चारों पॉइंट को वेलोसिटी कितनी मिली, r इंटू ओमेगा, बट उसका डायरेक्शन आपका अलग अलग है। तो अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें भाई कि आपका वेलोसिटी जो पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी आया वो कितना आया, ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशनल की वजह से ओमेगा इंटू आर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, va इज इक्वल टू v प्लस आर ओमेगा, ठीक। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल की वजह से v और रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा, बट डायरेक्शन दोनों का अलग है। वेलोसिटी v इधर है, आर ओमेगा आपका इधर है, तो इनका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो कहीं इधर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और वो कितना आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या कि ये कैसे आएगा? अगर है तो बोलो, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। v का डायरेक्शन इधर, आर ओमेगा डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। दो वेक्टर, एक वेक्टर आपका इस ओर, दूसरा वेक्टर आपका इस ओर, दोनों का जो रिजल्टेंट, दो वेक्टर अगर ए और बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट बनता है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर आपके पास दो वेक्टर हैं a1 और a2 दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका a1 a2 और दोनों के बीच में मान लीजिए आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है AR, जो रिजल्टेंट वेक्टर AR बनता है, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, किसको याद है बताइए। अंडर रूट यहां पर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब एक वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, दूसरी वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आपका a1 कितना है, a1 मतलब वेलोसिटी v, और v का मैग्नीट्यूड कितना है, v स्क्वायर। a2 का मैग्नीट्यूड कितना है आपका r ओमेगा, तो r ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 की जगह v और a2 की जगह आपका r ओमेगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos 90। ठीक, cos 90 का पूरा वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सारा टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो आपका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड आपको कितना मिला, उसका मैग्नीट्यूड आपको मिला अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में। तो आपका पॉइंट बी का जो नेट वेलोसिटी आया उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ रहा है अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी का वेलोसिटी किधर होगा, ट्रांसलेशनल की वजह से v आगे और r ओमेगा की वजह से आपका r ओमेगा पीछे, रोटेशनल की वजह से r ओमेगा आपका पीछे। तो पॉइंट सी का नेट वेलोसिटी कितना हो गया v माइनस r ओमेगा। आया, किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट डी का बोलोगे, पॉइंट डी के पास कितनी वेलोसिटी है, तो एक बात बताओ, रोटेशनल की वजह से r ओमेगा ऊपर और ट्रांसलेशनल की वजह से आपका v इस ओर, दोनों के बीच में एंगल आपका फिर से कितना 90 डिग्री, उसका मैग्नीट्यूड फिर से आपका इतना ही आएगा। तो इसका vd कितना आ गया आपका अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आया बात समझ में। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक प्लेनर मोशन को, प्लेनर मोशन मतलब कि ऐसा मोशन जहां रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों आपका कंबाइंड मोशन होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ट्रांसलेशनल पार्ट को अलग कर लेंगे, रोटेशनल पार्ट को अलग कर लेंगे, और हर एक पॉइंट की किसी की भी वेलोसिटी मेरे को निकालने को बोली जाएगी, हम क्या करेंगे, इस तरह से आपका वेलोसिटी निकाल करके हम यहां पर रख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है, आपका पॉइंट ई, या आपका पॉइंट ई है, कोई जनरल पॉइंट, ठीक है ना, ए बी सी डी के अलावा कोई आपका जनरल पॉइंट है। ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका सेंटर से जो आपका डिस्टेंस जो है आपका सेंटर से दूरी है यहाँ पे, ये आपका इसका मान लो आपका थीटा एंगल पर है, ठीक है ना, सेंटर से थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल पर है आपका पॉइंट ई। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट ई का बोल दिया जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो कैसे आप बताओगे, ट्रांसलेशनल की वजह से इसका वेलोसिटी भी आगे की तरफ होगा, और रोटेशनल की वजह से इसका जो आर ओमेगा होगा वो आपका इधर होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। आया समझ में। तो ये एंगल थीटा, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई बोल दिया जाए पता करने, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, तो क्या होगा आपका अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2vr ओमेगा इंटू कॉस थीटा। ये हुआ किसी जनरल पॉइंट का। अगर आपको किसी जनरल पॉइंट का बोल दिया जाए वेलोसिटी निकालने, तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा जो आपका वेक्टर सेंटर को पॉइंट ई से जोड़ रहा है, उसका वर्टिकल से कितना एंगल है, थीटा है। आ रहा है मतलब समझ में, लिख लीजिए इतना। अब देखो आपने क्या किया, आपने इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स का वेलोसिटी कैसे निकालना है ये आपने सीख लिया ना। ए बी सी डी ई, कोई जनरल पॉइंट भी आपको दे देगा तो वहां का वेलोसिटी कैसे आओगे निकाल लेंगे, पता है, ठीक है आपको, ठीक है। ये जो पॉइंट है पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है आपका, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा टॉपिक इसी पॉइंट से रिलेटेड ही है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट सी है, इसका आपने वेलोसिटी अभी क्या निकाला था, ट्रांसलेशन की वजह से v आगे और रोटेशनल की वजह से r ओमेगा पीछे। तो इसका नेट वेलोसिटी जो पॉइंट सी का आपका आया था, यह आया था v माइनस आर इंटू ओमेगा आया था। यह है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
अगर मान लीजिए केस वन इफ v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, अगर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास अपनी एक नेट वेलोसिटी होगी जो आगे की तरफ होगी। आगे की तरफ होगी मतलब क्या, ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ मूव करेगा, और इसी को आगे की तरफ मूव करने को हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब ही है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है आपका आगे जाएगा, इसका रिलेटिव मोशन होगा, और इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो आपका v माइनस आर ओमेगा का जो डिफरेंस होगा वो इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे ले जाएगा। आया बात समझ में? तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक। केस टू इफ v इज लेस देन आर ओमेगा, अगर इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v आर ओमेगा से कम हो जाए तो क्या होगा, इसके पास जो नेट वेलोसिटी होगी v माइनस आर ओमेगा वो पीछे की तरफ होगी। क्या होगी, पीछे की तरफ होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्षणिक वेलोसिटी हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो पीछे की तरफ होगा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। आया बात समझ में? कभी आपने ऐसा देखा है कि कार आपका ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अचानक से आप ब्रेक दबाओगे, व्हील्स जो है रोटेट करना तो बंद कर जाएंगे, बट गाड़ी फिर भी आगे की तरफ स्लिप कर जाती है। चक्का रोटेट करना रुक चुका है, बट आपका गाड़ी फिर भी जो है आगे स्किड कर जाता है। वो क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि आपका आर ओमेगा 0 हो चुका है। आर ओमेगा जैसे ही आपका व्हील रोटेट करना बंद किया, आर ओमेगा आपका 0 हो गया, बट उसका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v होता है वो क्या करता है, उसको आगे लेके जाता है, इस पॉइंट को आगे लेके जाता है। यही आपका एग्जांपल है फॉरवर्ड स्लिपिंग का। कभी आपने ट्रैक्टर का जो पहिया होता है उसको मिट्टी में या फिर गड्ढे में धंसे हुए देखा है? उसको जब वो लोग निकालते हैं एक्सेलरेटर दबा करके तो बहुत तेज रोटेट करता है, उसका ओमेगा आर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होता ही नहीं है। तो चक्का क्या करता है, पीछे की तरफ स्लिप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्का क्या कर रहा है, आपका स्लिप कर रहा है। तो वहां आपका ओमेगा आर ज्यादा हो जाता है और ट्रांसलेशन 0 हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लिपिंग। आया समझ में? केस 3 जो हमारा सारा पॉइंट ऑफ जो होगा, फोकस होगा, वो आपका केस 3 पे ही होगा। इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर हो गई, इसका मतलब कि इस पॉइंट c का जो वेलोसिटी होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट c क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। मतलब बॉडी जो है अब आपका रोल करेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा, ना तो आगे स्लिप करेगा ना पीछे स्लिप करेगा, प्रॉपरली वो रोल करेगा। आया समझ में? लिखिए यहां तक। अब देखो, इस पूरे केस में हमने आपको बोला यार कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है प्योर रोलिंग का। बोला, क्यों बोला? आप देख रहे हो कि जब भी प्योर रोलिंग होगा, पॉइंट C का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और ये जो पॉइंट C है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा। इंस्टेंटेनियसली रेस्ट का मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए, क्षणिक पल के लिए ये क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों बोल रहे हैं बार बार? कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी आपने देखा था कि जो पॉइंट रेस्ट पे होता है उसी के अबाउट जो बॉडी होता है वो प्योर रोटेशन करता है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बॉडी जो पॉइंट रेस्ट पर होता है उसके अबाउट प्योर रोटेशन करता है। और किसी भी पॉइंट की बात कर लो इस बॉडी पर, और किसी भी पॉइंट की आप बात कर लो, हर पॉइंट के बाद अपनी वेलोसिटी है। बट प्योर रोलिंग के केस में, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग के केस में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 हो जा रही है। मतलब इंस्टेंटेनियसली अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के अबाउट जो आपका बॉडी है वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। ये आपको समझ में आया अभी हम जो आपको बता रहे थे? क्या बता रहे थे आपको? प्योर रोलिंग। हाँ,
जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोल कर रहा होता है वो पॉइंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है। और इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है इसलिए हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट आपका बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। आया समझ में? इस पॉइंट को लिख लीजिए, द इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द पॉइंट ऑफ contact is at rest due to which the entire body can be assumed to be in pure rotation about the point of contact। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होता है, और इसलिए हम पूरे बॉडी को मान सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। देख लीजिए। अब देखो, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी आपका v माइनस आर ओमेगा आया था, अगर ये v जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है अगर आर ओमेगा से ज्यादा होगा तो आप बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी का मतलब क्या, कि ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ तो वेलोसिटी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं किए हैं। इसके पास कुछ वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी के साथ ये क्या करेगा, आगे जाना चाहेगा या फिर आगे जाएगा। आपको पता है कि जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रखी होती है और ऊपर वाली बॉडी आगे जाने का प्रयास कर रही होती है, और अगर सरफेस यहां पर रफ हो, अगर सरफेस रफ हो तो ये जो नीचे वाली बॉडी है ये क्या करेगी, इसको रोकना चाहेगी। जैसे ब्लॉक के केस में हुआ था कि आपका जो सरफेस है, जब ब्लॉक आगे जा रहा था तो सरफेस उस ब्लॉक को रोकना चाहा था और रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगाया था। तो जब फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग केस में इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v ज्यादा है, आर ओमेगा कम है। v ज्यादा है मतलब इसका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो आगे की तरफ आएगा। तो इसके सरफेस के रेस्पेक्ट में, जो आपका सरफेस है जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा। तो सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। फ्रिक्शन इस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। आया समझ में? बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग में v कम हो जाएगा और r ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब उसका जो नेट वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है, मतलब बॉडी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाना चाह रहा है। तो बैकवर्ड स्लिपिंग में फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा, फ्रिक्शन जो यहां पर लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पर लगेगा। और अगर प्योर रोलिंग होगा तब क्या होगा, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, ना तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है ना तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है, नेट वेलोसिटी इसका 0 है। 0 का मतलब क्या है कि सरफेस के साथ ये चिपका हुआ है रिस्ट में। अगर सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है, अगर सरफेस के रेस्पेक्ट में वो मूव ही नहीं कर रहा है तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मतलब इस पॉइंट पर प्योर रोलिंग के केस में ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग के केस में नो फ्रिक्शन विल एक्ट। आया समझ में? लिखिए। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले आज पढ़ा रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर आपने फ्रिक्शन का थोड़ा सा रिवीजन किया, उसके बाद आपने रोटेशन का थोड़ा सा अच्छे से देखा कि बॉडी जिस पॉइंट के बाद रोटेट करती है वो रेस्ट पे होता है, ठीक। फिर हमने प्लेनर मोशन पढ़ा, प्लेनर मोशन में हमने पढ़ा रोलिंग क्या होता है। रोलिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। जब आपका रेस्ट में नहीं होगा तब क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा, और जब रेस्ट पे आ जाएगा तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो कल हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, और संडे को जो क्लास होगी, लंबी क्लास होगी 2 से 2.5 घंटे की, उसमें कोशिश करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। बस ये टॉपिक एक बचा है रोलिंग, और रोलिंग के बाद आपका एक एंगुलर मोमेंटम बचा है। ये 2 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे आपका फर्स्ट हाफ चैप्टर का पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन के साथ साथ, उसी तरह हम चाह रहे हैं कि सेकंड पार्ट को भी हम आपको पढ़ाएं। आ रहा है समझ में? तो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ करके आइएगा, ठीक है।